निश्चय आईएएस में आपका स्वागत है। न्यूज़पेपर एनालिसिस क्लास में आज हम 24 मई 2020 के द हिंदू न्यूज़पेपर के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स पे डिस्कस करेंगे। आज के न्यूज़पेपर में मेनली दो आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए उनका डिटेल में चर्चा करते हैं। पेज नंबर 12 एफएक्यू पर यह आर्टिकल भारत और नेपाल के बीच में अभी वर्तमान काला पानी के ऊपर विवाद को लेकर है। इसके पूरे बैकग्राउंड को लेकर काला पानी कहाँ पर है, कारण क्या है काला पानी विवाद का, लिपू लेक दर्रा क्यों महत्वपूर्ण है, इन सारे प्रश्नों से डील करता हुआ आर्टिकल भारत और नेपाल के बीच में द्विपक्षीय संबंध को देखते हुए, सीमा विवाद को देखते हुए काफ़ी महत्वपूर्ण है। काला पानी का अगर लोकेशन देखें तो यह भारत के उत्तराखंड में पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। यह पिथौरागढ़ जिले का सबसे पूर्वोत्तर ईस्टर्न मोस्ट सबसे पूर्वी कोना है। काला पानी की का लोकेशन ऐसा है कि इसके उत्तर में तिब्बत है जो कि चीन का हिस्सा है, और पूर्व में नेपाल, पूर्व और दक्षिण में नेपाल है, और नॉर्थ में यानी काला पानी के उत्तर में तिब्बत है। वर्तमान में यह क्षेत्र भारत के शासकीय नियंत्रण में है, परंतु नेपाल भी इस क्षेत्र के ऊपर ऐतिहासिक एवं मानचित्रण के कारणों से इस क्षेत्र पर नेपाल भी दावा करता रहा है। हिस्टोरिकल एंड कार्टोग्राफिक रीजन्स के कारण। कार्टोग्राफिक रीजन्स का तात्पर्य है मानचित्रण संबंधी कारणों के चलते, और कार्टोग्राफिक का तात्पर्य होता है जो मानचित्रण से संबंधित विधियाँ होती हैं, जो मानचित्रण की प्रक्रिया होती है, तकनीक होती है, उसको कार्टोग्राफी बोलते हैं। स्टडी ऑफ मैप्स, मैप्स के मानचित्रों के अध्ययन को कार्टोग्राफी कहा जाता है। काला पानी क्षेत्र, इसका नाम इस क्षेत्र में बहने वाली काली नदी, रिवर काली के ऊपर काला पानी नाम जो है इसका पड़ा है। ट्रीटी ऑफ सुगौली की अगर हम बात करें, सुगौली संधि 1816 जो कि नेपाल के गोरखा राजाओं, काठमांडू के गोरखा राजाओं और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में साइन किया गया था। जैसा हमने कल के भी क्लास में चर्चा की कि 1814 से 1816 के बीच में गोरखा वार यानी कि एंग्लो नेपाल वार हुआ था, जिसमें कि काठमांडू के गोरखा राजाओं की पराजय हुई थी। तो सुगौली संधि 1816 के बाद काली नदी को किंगडम ऑफ नेपाल के एक पश्चिमी सीमा के रूप में अंकित किया गया था, यानी जो नेपाल का साम्राज्य था उसकी पश्चिमी सीमा के रूप में काली नदी को मार्क किया गया था। और इसी सुगौली संधि के अंतर्गत नेपाल के राजा को काली नदी के पश्चिम में पड़ने वाले क्षेत्र के ऊपर अपना पूरा क्लेम गंवा देना पड़ा था, उनको अपना जो है उसके ऊपर दावा छोड़ना पड़ा था। और ब्रिटिश सरकार ने काली नदी के पूर्व के क्षेत्र को, काली नदी के पूर्व का जो रीजन है उसके ऊपर नेपाल के अधिकार की पहचान की थी, यानी कि सुगौली संधि के अंतर्गत काली नदी को नेपाल की पश्चिमी सीमा के रूप में दर्ज किया गया, और काली नदी से पूर्व का जो इलाका है, हिस्सा है, उसे अंग्रेजों ने नेपाल के अधिकार के क्षेत्र के रूप में मान्यता दे दी। परंतु नेपाल के अनुसार अब देखिए कि समस्या कहाँ पर है। काली नदी को अगर पश्चिमी बॉर्डर के रूप में माना गया है, वेस्टर्न बॉर्डर नेपाल के लिए, तो नेपाल का यह कहना है कि इस नदी का जो मुख है यह हिमालय की चोटी में, यह हिमालय से निकलती है नदी। तो काली नदी के पूर्व का जो हिस्सा है नेपाल के अनुसार यह इस नदी के मुख से शुरू होना चाहिए, यानी कि जो सोर्स है इस रिवर का वहाँ से पूर्व का हिस्सा माना जाना चाहिए। परंतु भारत का जो इस मुद्दे पर अपना स्टैंड है, भारत का यह स्टैंड है कि जो बॉर्डर है वह काला पानी से शुरू होना चाहिए। भारत कहता है कि काला पानी जो है वह इस नदी का, काली नदी का उद्गम स्थल है, सोर्स है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से नदी के उद्गम स्थल के भिन्न परसेप्शन को, बोध को लेकर दोनों देशों के बीच में विवाद है। अगर हम इसको नक्शे में समझें तो यह काली नदी है, और काली नदी से जो पश्चिम का क्षेत्र है, वेस्ट का क्षेत्र है, इसको सुगौली संधि में माना गया था कि यह नेपाल के हिस्से का क्षेत्र नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे अपने अधिकार का क्षेत्र माना था। और इस नदी से, यह जो आपको काली नदी आपको यहाँ पर बहती दिख रही है, तो इससे जो वेस्ट का, इससे जो पश्चिम का क्षेत्र है, इसे नेपाल के राजा
ने इसके ऊपर अपना दावा सुगौली संधि में छोड़ दिया था और इसके जो पूर्व का इलाका है इसे ट्रीटी ऑफ सुगौली के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने नेपाल का भूभाग मान लिया था। अब वर्तमान में ये स्थिति है कि यहाँ पर इस जो नदी का उद्गम है या सोर्स है, तो नेपाल का कहना है कि ईस्ट ऑफ काली रिवर यानी काली रिवर से पूर्व के हिस्से का तात्पर्य इसकी गणना, इसका मापन नदी के उद्गम स्थल से किया जाना चाहिए। भारत का मानना है कि काला पानी देखिए यहाँ पर स्थित है, भारत का मानना है कि यह मापन जो है काला पानी से होना चाहिए, ना कि काली नदी के उद्गम स्थल से होना चाहिए। भारत का मानना है कि काला पानी जो है वह काली नदी का उद्गम स्थल है। तो दोनों देशों के बीच में नदी के उद्गम स्थल के बोध को लेकर जो मतभेद है वह इस समस्या का मूल कारण है। जैसा हमने अभी बात किया कि समस्या का मूल कारण क्या है कि नदी का जो उद्गम है उसको लेकर अलग अलग बोध, नदी के और इसकी सहायक नदियों के उद्गम को लेकर अलग अलग दोनों देशों का बोध है, जिसके कारण की यह समस्या जन्म ली है। इस क्षेत्र का जो कनेक्शन है, संपर्क है, यह पर्वत श्रृंखला की दूसरी ओर लीपू लेक दर्रे से होता है, यानी कि भारत, चीन और नेपाल के ट्राई जंक्शन पर स्थित यह क्षेत्र जो है यह हिमालय पर्वत श्रृंखला के दूसरी तरफ लीपू लेक दर्रे से तिब्बत से जुड़ता है। और यह मार्ग जो है कैलाश मानसरोवर जाने के लिए काफ़ी सदियों से तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के द्वारा इसका उपयोग किया जाता रहा है। जैसा हम जानते हैं कि तिब्बती पठार और गैंगजेटिक रीजन यानी जो गंगा का क्षेत्र है, इन दोनों क्षेत्रों को जोड़ने वाली कई सारे पर्वतीय दर्रे हैं, यानी कि हिमालय के अक्रॉस कई सारे पासेस हैं, दर्रे हैं, जो कि तिब्बत के पठार को, तिब्बतीय क्षेत्र को भारत के गैंगेटिक रीजन से यानी गंगा के क्षेत्र से जोड़ते हैं। परंतु इसमें लीपू लेक का जो है बड़ा सामरिक महत्व है। लीपू लेक स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, यानी सामरिक रूप से अवस्थित है। किस प्रकार से? तो वह भारत के जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है उससे सबसे नज़दीक का पर्वतीय दर्रा है। इस चीज़ को समझ लेना बहुत जरूरी है कि लीपू लेक के ऊपर भारत सरकार का इतना ध्यान इसके राजनीतिक अवस्थिति, लोकेशन को लेकर है, इस वजह से क्योंकि यह भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों का सबसे समीप का पर्वतीय दर्रा है। और अगर मतलब भविष्य में चीन के साथ कोई भी सैन्य संघर्ष होता है तो वैसे में इस दर्रे का महत्व काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। भारत की चीन के द्वारा 1962 युद्ध में पराजय हुई थी और इस पराजय ने यह दर्शाया कि किस प्रकार से अपर्याप्त रूप से सुरक्षित दर्रे जो है वह चीन के खिलाफ भारत की सैन्य तैयारियों के लिए एक सुभेद्यता का एक प्रमुख कारण है। तो चीन के विरुद्ध जो हमारी सैन्य तैयारियां हैं उसमें इन पर्वतीय दर्रों का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और यह सबक हमें 1962 के चीन से मिले हुए पराजय से मिली, जहां पर कि हमने देखा कि इन पर्वतीय दर्रों का सैन्य संघर्ष की स्थिति में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका इनकी होती है। जैसा हमने चर्चा किया कि नेशनल कैपिटल रीजन से सबसे ये नज़दीक का पर्वतीय दर्रा है। यह बिंदु आपसे प्रारंभिक परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। इसमें जो एक समस्या बताई गई जिसमें भारत और चीन दोनों की कमी का इस आर्टिकल में उल्लेख किया गया कि ना तो भारत ना तो चीन के द्वारा 2015 में जब लीपू लेक एग्रीमेंट भारत और चीन के बीच में साइन हुआ था, हस्ताक्षर हुआ था, तो इस लीपू लेक एग्रीमेंट में नेपाल से भारत और चीन दोनों में से किसी देश ने कंसल्ट नहीं किया, राय परामर्श नहीं किया। लीपू लेक एग्रीमेंट 2015 लीपू लेक संधि का लक्ष्य था भारत और चीन के बीच में तीर्थयात्रा, पर्यटन एवं व्यापार को बढ़ावा देना, और इसमें नेपाल शामिल नहीं था। विश्लेषकों का मानना है कि पूर्व में नेपाल के नेताओं के द्वारा काला पानी भूभाग के ऊपर जो विवाद है इसको जल्दी सल्टा लेने का जो सुझाव दिया गया, भारत को उसके ऊपर तत्परता से कार्य करना चाहिए। कल के भी आर्टिकल में हमने चर्चा की कि भारत के ऊपर यह आरोप लगता रहा है कि काला पानी विवाद को भारत अनावश्यक रूप से टालता रहा है, और पूर्व में भी जब नेपाल के नेताओं के द्वारा इसे तत्परता से सुलझाने का सुझाव दिया गया था तो भारत ने उसके ऊपर प्रॉम्प्ट एक्शन नहीं लिया था। इसके अलावा अभी जो नई पीढ़ी के नेपाल के नेता हैं तो उनके अंदर सुगौली संधि को भी लेकर बड़ी एक निराशा उभर के सामने आ रही है, जिसके कारण कि नेपाल का काला पानी को लेकर एक क्या स्टैंड है
वह कंसिस्टेंट नहीं है। तो नेपाल का जो दावा है वह एक प्रकार से कंसिस्टेंट नहीं दिखता है, खासकर वैसी स्थिति में जब नेपाल के नई पीढ़ी के नेताओं में ट्रीटी ऑफ सुगौली संधि को लेकर एक निराशा की स्थिति उत्पन्न होती दिखती है। इस आर्टिकल के हिसाब से अगर जैसे देखें, हमने कल भी इसके बारे में बात की थी कि नेपाल ने हाल ही में एक रिवाइज्ड ऑफिशियल मैप यानी एक सरकारी आधिकारिक मानचित्र जो है वह जारी किया है, जिसमें कि लिम्पियाधुरा से लेकर काला पानी और काला पानी से लेकर लिपुलेख, जो ये सारे क्षेत्र हैं, अभी भारत के नियंत्रण में हैं। भारत के पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा है, उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले का भारत का भूभाग है ये। तो इन संपूर्ण क्षेत्र को नेपाल ने एक नए ऑफिशियल मैप आधिकारिक मानचित्र को जारी कर अपना भूभाग बताया है। इसके साथ ही नेपाल ने इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी इस मानचित्र को दे दिया है, संवैधानिक दर्जा दिया है, जिसके कारण कि भविष्य में अब इस भूभाग को लेकर कोई भी समाधान जो है वो मुश्किल हो सकता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल जाने के बाद वहाँ की संसद के द्वारा दोबारा इस मानचित्र को अमेंड करना पड़ेगा। अभी जो हमने बात की कि भारत के रक्षा मंत्री के द्वारा धारचूला से लेकर लिपुलेख पास तक, लिपुलेख दर्रे तक एक मोटरेबल यानी वाहन योग्य सड़क का उद्घाटन किया गया था, जो कि जिसके बाद इस विवाद को और ज़्यादा तुल मिला। पूर्व में यह मार्ग ट्रेकिंग के माध्यम से यानी कि पैदल यात्रा कर तीर्थयात्री इस मार्ग को पूरा करते थे, लेकिन अब इसे वाहन योग्य बना दिया गया है, मोटरेबल रोड की व्यवस्था कर दी गई है। तो जैसा भी हमने बात किया कि इस नदी का जो उद्गम स्थल है आपको लिम्पियाधुरा से लेकर काला पानी और काला पानी से लेकर लिपुलेख, यानी इस संपूर्ण भूभाग के ऊपर नेपाल जो है यह अपना दावा अभी कर रहा है। तो यह आर्टिकल आपके सामान्य अध्ययन पेपर 2 भारत और नेपाल के बीच में द्विपक्षीय संबंध के रूप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत चीन संबंध के भी बीच में या फिर भारत के पड़ोसी देशों के आपसी संबंध के भी महत्व से यह आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है। भारत और नेपाल के बीच में सीमा विवाद काफ़ी समय से है और इस सीमा विवाद को निपटा देने से दोनों देशों के बीच में जो ऐतिहासिक रूप से काफ़ी गहरे प्रगाढ़ संबंध हैं उनको और ज़्यादा मजबूती मिलेगी। तो जहाँ पर भारत और नेपाल के बीच में संबंध के विषय में प्रश्न हो या फिर भारत के सामान्य रूप से अपने पड़ोसियों के बीच में संबंध के विषय में प्रश्न आए, तो आप वहाँ पर इन बिंदुओं का उल्लेख कर सकते हैं। इसके साथ ही भारत चीन संबंध के भी बीच में संदर्भ में आप इसका उल्लेख कर सकते हैं। जैसा हमने देखा कि लिपुलेख एग्रीमेंट जो है भारत और चीन के बीच में 2015 में हुआ था, तो यह जो है विवाद मात्र भारत और नेपाल तक ही सीमित नहीं है। यह लिपुलेख दर्रे के भी रोल को दर्शाता है कि किस प्रकार से इसका जो स्ट्रैटेजिक जो रणनीतिक महत्व है भारत और नेपाल दोनों के लिए, किस प्रकार से भारत और चीन के साथ अगर कोई भी आर्म कन्फ्लिक्ट होता है उस स्थिति में ये किस प्रकार से महत्व रखता है। तो यह आर्टिकल आपको भारत और उसके पड़ोसी देशों के साथ संबंध के हिसाब से यह महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 12 पर ही, भारत और चीन के साथ सीमा विवाद, भारत चीन के बीच में बॉर्डर फ्लेयर अप। अभी इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं कि यह फेस ऑफ क्यों हुआ, किस कारण से दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आई और इस तनाव का कारण क्या है, दोनों देशों के बीच में जो सीमा वार्ता चल रही है उसकी क्या स्थिति है, क्या किसी सेटलमेंट का, समझौते का कोई प्रॉस्पेक्ट है, कोई संभावना है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। पिछले कुछ महीनों में भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद जो है वास्तविक नियंत्रण रेखा के अलग अलग लोकेशंस पे देखा गया है। मुख्यतः 4 लोकेशंस पे देखा गया है। वेस्ट की अगर हम बात करें, पश्चिम क्षेत्र की बात करें, तो लद्दाख में खासकर 2 जगह, गलवान वैली में और दूसरा आपको पैंगोंग लेक में। और पूर्वोत्तर के क्षेत्र में अगर बात करें तो सिक्किम में भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने आई हैं। तो वास्तविक नियंत्रण रेखा पर यह जो फेस ऑफ सिचुएशन होता है, दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ जाती हैं, तो उसका कारण यह है कि भारत और चीन के जो है ओवरलैपिंग प्लेन है, मतलब दोनों का जो है LAC के वास्तविक नियंत्रण रेखा के अलग अलग क्षेत्रों के ऊपर परस्पर व्याप्त दावे हैं। और हम जैसा जानते हैं कि LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा को अभी तक भी जो है रेखांकित नहीं किया गया है दोनों देशों के बीच में। हालांकि सिक्किम में
जो सीमा है उसके ऊपर दोनों देशों के बीच में एक सामान्य आम सहमति है, परंतु इसका भी आलेखन नहीं किया गया, यानी यह भी अभी डिलिनिएटेड नक्शे पर नहीं है। 2005 और 2013 दोनों में 2005 और 2013 में दोनों देशों के बीच में प्रोटोकॉल के ऊपर सहमति की गई थी कि किस प्रकार से ऐसी घटनाओं से बचा जा सके, परंतु ज़्यादातर इन प्रोटोकॉल्स का दोनों देशों के द्वारा पालन हर परिस्थिति में नहीं किया गया है, जिसके कारण कि इस प्रकार की घटनाएं जो हैं वह आम हो जाती हैं। गलवान वैली की बात करें जो लद्दाख में पड़ता है, हम अभी से मैप में देखेंगे तो गलवान वैली में अभी भारत और चीन के बीच में जो आमना सामना दोनों देशों की सेनाओं के बीच में हुआ है, तो मुख्यतः यह चीन के द्वारा अपनी सेनाओं और उपकरण को भारत के इस क्षेत्र में शुरू किए गए निर्माण कार्य को रोकने के लिए, निर्माण गतिविधियों को रोकने के बाद से शुरू हुआ। यानी भारत इस क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, निर्माण गतिविधि कर रहा था और इसे रोकने के लिए चीन ने अपनी सेनाओं को और अपने उपकरणों को आगे वास्तविक नियंत्रण रेखा के पार गलवान वैली में तैनात कर दिया, जिसके कारण कि दोनों देशों के बीच में अभी वर्तमान में विवाद की स्थिति बनी हुई है। पैंगोंग लेक की बात करें तो पैंगोंग लेक का जो उत्तरी सिरा है, जो उत्तरी छोर है, वह दोनों देशों के बीच में हमेशा एक विवाद का मुद्दा बना रहा है, क्योंकि वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर बोध जो है, परसेप्शन दोनों देशों का भिन्न रहा है। अब देखें कि मैप पर पैंगोंग लेक और गलवान वैली की स्थिति क्या है। तो गलवान वैली जो है, गलवान घाटी, वो आपको इस लोकेशन पर पड़ती है। जैसा आप देख सकते हैं कि भारत ने अभी लद्दाख के रूप में एक नया संघ शासित क्षेत्र की घोषणा की पिछले वर्ष 2019 में, और भारत अक्साई चीन को भी अपना ही भूभाग मानता है। भारत अक्साई चीन के ऊपर अपना भाग, अपना जो है टेरिटोरियल क्लेम करता है, जबकि चीन का अभी वर्तमान में इसके ऊपर नियंत्रण है। तो यह गलवान वैली की स्थिति है, और पैंगोंग लेक का जो उत्तरी सिरा है, जो उत्तरी किनारा है, इसके ऊपर भारत का जो है क्लेम भी रहा है और चीन भी इसके ऊपर दावा करता है। तो पैंगोंग लेक और गलवान वैली ये आपको लद्दाख में पड़ते हैं, लद्दाख में स्थित हैं, और इन दोनों क्षेत्रों पर अभी भारत और चीन की सेना के बीच में विवाद हो रहा है। इस तनाव का कारण क्या है? अगर इस तनाव के हम कारण के बारे में जानने का प्रयास करें तो यह वास्तविक नियंत्रण रेखा के अलाउंग एक चेंजिंग डायनेमिक, एक परिवर्तन जो है वह देखा जा रहा है। खासकर भारत वहां पर अपने अवसंरचनाओं के निर्माण के लिए काफ़ी तेजी से गतिविधियां कर रहा है। तो इसको देखते हुए चीन के तरफ से एक रिस्पांस के रूप में वहां पर अपनी सेनाओं और अपने उपकरणों की तैनाती की जा रही है। चीन की अगर हम बात करें तो एलएसी पर, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर, खासकर लद्दाख में अवसंरचना और भूभाग यानी इंफ्रास्ट्रक्चर और टेराइन दोनों के हिसाब से अगर देखें तो उसके लिए ट्रूप मोबिलाइजेशन यानी अपनी सेनाओं की आवाजाही और उनकी तैनाती काफ़ी, मतलब भारत की तुलना में अधिक फेवरेबल है, जिसको कि बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए भारत सीमा क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा के अलाउंग अपने भी इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा मजबूत बनाने का प्रयास कर रहा है। अगर इस समस्या के निपटारे की बात करें तो भारत ने काफ़ी पहले से ही एलएसी के ऊपर जो दोनों देशों का अलग अलग डिफरेंट परसेप्शन है, भिन्न बोध है, उसके ऊपर स्पष्टीकरण करने के लिए, उसको स्पष्ट करने के लिए एक एक्सरसाइज का प्रस्ताव भारत ने रखा था, ताकि इस प्रकार के संघर्ष या विवाद से बचा जा सके। चीन हमेशा ऐसे किसी भी प्रकार के प्रयास को रिजेक्ट करता रहा है, मना करता रहा है। चीन का कहना है कि एलएसी को इस प्रकार से स्पष्ट करने से जो एक ब्रोडर, एक व्यापक जो सीमा वार्ता दोनों देशों के बीच में चल रही है, इसको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो सकती है और ज़्यादा जटिल हो सकती है। तो एक प्रकार से देखें तो भारत का इसमें रवैया अधिक व्यवहारिक है कि पहले एलएसी के ऊपर जो दोनों देशों का अलग अलग परसेप्शन है उसको स्पष्ट कर लिया जाए और उसके बाद फिर उसके आधार पर सीमा विवाद को निपटाया जाए। जबकि चीन का मानना है कि अभी जो वर्तमान में सीमा वार्ता चल रही है दोनों देशों के बीच में, तो ऐसी स्थिति में एलएसी के संबंध में ऐसी किसी एक्सरसाइज से और ज़्यादा जटिलता बढ़ जाएगी।
अगर हम वर्तमान में दोनों देशों के बीच में सीमा वार्ता की बात करें तो सीमा वार्ता अपने 22वें दौर में 22nd राउंड की जो सीमा वार्ता है वो विशेष प्रतिनिधियों के बीच नई दिल्ली में 2019 में आयोजित की गई थी। तो भारत के ओर से सीमा वार्ता में विशेष प्रतिनिधि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे और चीन के तरफ से स्टेट काउंसिलर वहाँ के जो है स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में विशेष प्रतिनिधि के रूप में वार्ता में शामिल हुए थे। 2015 में वर्ष 2015 में दोनों देशों के बीच में सीमा विवाद को सुलझाने के लिए वार्ता के 3 चरणों की बात की गई थी, जिसमें कि पॉलिटिकल पैरामीटर्स यानी राजनीतिक मानदंड और निर्देशक सिद्धांतों को तय किया गया था। तो 2015 में दोनों देशों के बीच में एक सहमति हुई थी, जिसमें कि सीमा वार्ता के 3 चरणों में से प्रथम चरण को कंप्लीट कर लिया गया था, पूर्ण कर लिया गया था। और प्रथम चरण में दोनों देशों ने राजनीतिक मानदंडों और निर्देशक सिद्धांतों को आपस में तय किया था कि किन सिद्धांतों और मानदंडों के आधार पर वो आगे सीमा विवाद का निपटारा करेंगे। वर्तमान में जो अभी फेज चल रहा है, जो चरण चल रहा है दोनों देश के बीच में सीमा विवाद निपटारे का, उसमें एक ऐसे फ्रेमवर्क, एक ऐसे ढांचे पर सहमति बनाने की बात चल रही है जिसमें कि सभी सेक्टर्स में, सभी क्षेत्र में जो आउटस्टैंडिंग डिस्प्यूट है यानी जो विवाद है उसको निपटाया जा सके। तो यह सबसे कठिन